हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज के इस करंट अफेयर वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आखिर ये इन्फ्लेशन न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, उनका जो सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया है। यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम लोग फेड भी बोलते हैं, उसने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और क्या इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज़ हुआ है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक पॉइंट ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट है क्या। सिंपल से आप ये समझिए कि इंटरेस्ट रेट, जिसको हम लोग इन जनरल रेपो रेट भी बोलते हैं, ये वो रेट है जिस पर एक सेंट्रल बैंक किसी दूसरे बैंक को लेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो जो सेंट्रल बैंक है, लेट से आरबीआई, वो किसी अन्य बैंक, लेट से एसबीआई को 5% रेट पर लेंड करेगी। तो सबसे पहले चलिए कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कितना रेट से बढ़ा है उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज एक पेन का दाम 10 रुपये है, ठीक है, कल को वो 11 रुपये हो जाता है, तो इन्फ्लेशन कितना हो गया? 11 माइनस 10/10, दैट इज़ इंटू 100, दैट इज़ 10%। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हम लोग मेज़र कैसे करते हैं? तो इन्फ्लेशन मेज़र हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारा आर्टिकल्स लेते हैं, बहुत सारा गुड्स लेते हैं, उनका क्या करते हैं कि आखिर उनका प्राइस कितने से बढ़ा है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसका एक एवरेज आउट लेते हैं। उसके बेसिस पर हमारे इकोनॉमी का इन्फ्लेशन निकलता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये आरबीआई के द्वारा दिया गया डेटा है। तो इसके हिसाब से जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, वो है अभी 7.04%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई को जो मैंडेट दिया गया है वो है इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच रखना। तो ये 7% है, तो इसको ये ब्रीच कर गया है। ठीक है, तो अगर अब देखिए, बेसिकली दो टाइप का इन्फ्लेशन होता है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है। अगर प्राइस राइज, अगर डिमांड बढ़ने से होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, मान लिया कि आपके पास 10 पेन है और एक पेन का दाम 10 रुपया है। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट है इसका 10 पेन का, वो हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, अगर 10 आदमी 10 पेन को अगर पेन अगर खरीदते हैं तो हर एक आदमी के पास एक एक पेन होगा, तो उसमें प्राइस वही रहेगा। अब वही मान लिया कि लेट से 15 आदमी हो गए, तो ये अगर 15 आदमी हो गए तो 15 अगर पेन मांग रहे हैं, तो अब हमारे पास तो 10 ही पेन है, तो क्या होगा? सबको पेन नहीं मिल पाएगा। तो इसमें ऐसा होगा कि लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे, बोलेंगे कि मैं 12 रुपये दे रहा हूँ, मैं 13 रुपये दे रहा हूँ, मैं 15 रुपये दे रहा हूँ, आप पेन मुझे दे दो। तो यही तो यहाँ क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ गया है। हमारे पास जो पेन है वो तो सेम ही है, 10 ही है, लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया है। तो उस डिमांड के बढ़ने से इसका कॉस्ट बढ़ गया है, लेट से कि 15 रुपया हो गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया, और यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया? 50% हो गया, क्योंकि पेन का जो प्राइस है वो 50% से बढ़ गया। ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है कॉस्ट पुश। ठीक है, अब मान लिया कि हमारे पास पेन तो 10 ही थे और एक पेन का दाम था 10 रुपया। जो पेन को जो मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी थी, उसमें क्या हुआ कि लेबर कॉस्ट बढ़ गया, इंक का दाम बढ़ गया, जो प्लास्टिक से जो रिफिल बनता है उसका दाम बढ़ गया। तो अब इन सभी चीज़ों, ये जो इनपुट कॉस्ट है, इसके बढ़ने से क्या हुआ कि पेन की कंपनी ने पेन का जो दाम है वो 10 रुपये की जगह पर उसका दाम
12 रुपये कर दिया। तो यहाँ पर भी पेन का दाम वो इन्फ्लेट कर गया है, यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हो गया 20%। ठीक है, तो इस तरह का जो इन्फ्लेशन है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुश। ठीक है, और जो डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल। तो ये था बेसिक इन्फ्लेशन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन बैड क्यों है। ठीक है, क्यों ऐसा आखिर क्यों है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन के पीछे इतना ज़्यादा हाथ धो के पड़ी हैं। तो सिर्फ इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं है कि आपका जो प्राइस है गुड्स का वो बढ़ गया है, नहीं। इन्फ्लेशन पूरे इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपका जो डिसीजन है कि आपको जैसे कार खरीदना है, तो आप इन्फ्लेशन के बेसिस पर डिसाइड कीजिएगा कि आपको कार आज खरीदना है या कल खरीदना है। सिमिलरली जो वर्कर्स हैं वो भी जो भी अपना जो वेज हाइक जो डिमांड करेंगे वो भी इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना होगा। लेट से कि एक वर्कर को 1000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है, पर मंथ उसको 1000 रुपीज़ की सैलरी मिलती है। अगर इन्फ्लेशन 10% हो गया तो अब क्या होगा कि वो रिलेटिवली क्या करेगा कि जो आर्टिकल वो 100 रुपीज़ में ख़रीद लेता था अब उसे उसके लिए 110 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 1000 रुपये की जो वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 10% है, जो गुड्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा कि वेज 10% से तो ज़्यादा ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि 10% तो वो कंपनसेट हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो और उसे रियल वेज हाइक भी तो चाहिए, उसकी उसकी कुछ और ज़रूरतें होंगी। हो सकता है उसके बच्चे बड़े हों, स्कूल जाने लगे हों, तो उसका जो स्पेंडिंग है वो और बढ़ जाएगा। तो लेट्स से कि वो 15% वेज डिमांड करता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सब चीज़ें हैं, वेज रेट हाइक या फिर डिसीजन टू टू बाई समथिंग, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसीलिए इन्फ्लेशन बैड है। तो इन्फ्लेशन अब ये नहीं कि ये भी डिज़ायरेबल नहीं है कि इन्फ्लेशन ज़ीरो रहे, नहीं। इन्फ्लेशन एक सर्टेन रेंज में रहे, जैसे कि 2 से 6% जो कि आरबीआई ने डिसाइड किया है। तो अगर इन्फ्लेशन अगर एक रेंज में रहता है तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी सस्टेनेबली ग्रो करती है। तो अब मान लिया कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जब जैसा कि अभी देखा जा रहा है, तो अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कंट्रोल हम लोग एक जो तरीका है वो है सेंट्रल बैंकों के द्वारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देना। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, देखिए। अगर मान लिया कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा कि अब मान लिया कि एसबीआई है, एसबीआई के पास अब 100 लोग पहुँचे लोन लेने के लिए, लेकिन एसबीआई के पास उतना पैसा नहीं है। तो एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा और बोलेगा कि आप मुझे लोन दो, मैं आपको इतना % इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि आरबीआई से पैसा लेकर के एसबीआई अपने 100 कस्टमर्स को लोन देगा। ठीक है, अब मान लिया कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मतलब कि लेट से पहले 5% था तो आरबीआई ने इसको 6% कर दिया। तो अब एसबीआई जब लोन लेने जाएगा आरबीआई के पास तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो एसबीआई के लिए क्या होगा कि बोरोइंग महंगी हो जाएगी। जब बोरोइंग महंगी हो जाएगी तो एसबीआई तो अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, तो एसबीआई क्या करेगा कि सारा का सारा जो इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज़ हुआ है वो सारा का सारा कस्टमर को ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब अगर पहले एसबीआई अगर 7% पर लोन देता था तो अब उसको क्या करेगा कि 8% या फिर 9% पर देगा। तो जो लोग हैं, जो लोन लेने वाले हैं, उनके लिए क्या होगा कि अब तो मतलब लोन महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली लोग क्या होता है, लोग लोन क्यों लेते हैं? या तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं या फिर स्पेंडिंग के लिए लेते हैं। ठीक है, तो जब लोन महंगा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे कि वो या तो इन्वेस्टमेंट को डिले कर देंगे कि चलो आज नहीं, मैं 1 साल बाद करूँगा, या फिर स्पेंडिंग को कम कर देंगे। तो जब स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी घट जाएगा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लिया कि जैसे अगर हम पेन का एग्जांपल लेते हैं, तो अब अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है, तो अब चलिए पेन का दाम 15 रुपया हो गया है। अब मान लीजिए कि एक पर्सन है रामू, उसके पास मतलब 10 ही रुपये थे, ठीक है। तो जब 10 ही रुपये थे तो वो पेन खरीद नहीं सकता था, तो वो ऐसा किया कि किसी के पास मांगने गया कि लोन दे दो 5 रुपये का। तो जो लेंडर था उसने उसने क्या बोला कि नहीं, मैं 4 रुपये इंटरेस्ट लूँगा। तो फिर रामू क्या करेगा कि ये तो बहुत महंगा है, तो ऐसा करेगा कि उसको बोलेगा कि पेन मैं बाद में ही खरीद लूँगा। तो अब जब 15 लोग पेन का डिमांड कर रहे थे, अब वही कितने लोग करेंगे, 14 लोग करेंगे। तो रिलेटिवली क्या होगा कि डिमांड कम हो गया, तो इससे जो प्राइस राइज है पेन का वो घट जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट का यूज़ होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी जो फेड है, यूएस फेड है, आरबीआई है, और भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने ऐसा टैक्टिक लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या अभी जो इन्फ्लेशन है वो इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी का जो इन्फ्लेशन है वो क्यों है, तो अगर मैं बात करूं अभी के इन्फ्लेशन की, तो उसका जो प्राइम रीज़न है वो है यूक्रेन रशिया वार। यूक्रेन रशिया वार के चलते क्या हुआ है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ गया है और फूड और फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है, और जो रशिया है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ गैस है। तो जब वार हो रहा है तो रशिया ने गैस का सप्लाई कम कर दिया है। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है कि लड़ाई चल रही है तो व्हीट उग नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण क्या हुआ है कि जो फूड और फ्यूल का सप्लाई कम हो गया है, डिमांड लगभग कांस्टेंट है, तो जो प्राइस है वो बढ़ गया है। बेसिकली ये एक तरह से अगर मैं बात करूं तो ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के चलते इन्फ्लेशन हुआ है, जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो अब फूड और फ्यूल, ठीक है, अब इसका डिमांड मतलब ये रिलेटिवली स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि लोगों को फ्यूल चाहिए ही, और फूड खाने के लिए चाहिए ही, तो ये लगभग मतलब उनका ये बहुत जल्दी से चेंज नहीं करेंगे, ये इसेंशियल गुड्स हैं। तो अब ये बात आती है कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा। तो एक जर्नलिस्ट ने, जो यूएस फेड के जो चेयरमैन हैं, उनसे ये चीज़ क्वेश्चन पूछा कि क्या फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कर लोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। तो यूएस फेड के चेयरमैन ने बहुत ही क्लियरली बोला, नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीआई और या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक है वो इसके डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ तो फूड इन्फ्लेशन आरबीआई के हाथ में है ही नहीं। वो मानसून, बहुत सारे फैक्टर हैं, जो कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज मानसून। अगर रेन खराब हुआ, अगर अच्छी से अगर पानी नहीं बरसा, तो क्या होगा कि राइस का प्रोडक्शन कम होगा, तो उसमें जो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें आरबीआई क्या कर सकता है, कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा ले, तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आखिर तो फिर इसका इसका फिर लॉजिक क्या है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। अगर सेंट्रल बैंक्स अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रही हैं। तो इसका रीज़न जो है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज हुआ है वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ओके, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बेसिकली फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशन होगा उसके बारे में बताता है। तो मान लिया कि ऐसा हो सकता है कि अभी जो है 10% इन्फ्लेशन है, ठीक है। अगर लोगों को लगे कि फ्यूचर में जाकर के इन्फ्लेशन 20% हो जाएगा, तो क्या होगा कि अब लोगों को लगेगा कि जो उनके पास जो पैसा है, जो इनकम है, उसका जो परचेजिंग कैपेसिटी होगा वो कम हो जाएगा। मतलब कि जो अगर मान लिया कि अभी अगर 10% इन्फ्लेशन है, तो अगर कोई अगर आर्टिकल अगर मैं बेस्ट प्राइस अगर मैं 100 मानूँ, तो अगर कोई आर्टिकल 110 रुपये में अभी मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि 120 रुपये में मिलेगा। तो ओवरऑल परचेजिंग जो कैपेसिटी है
वो कम हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे कि अभी तुरंत क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, हमारे पैसे की परचेजिंग पावर जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि अभी ही खरीद लेते हैं। अगर 5% होगा तो लोग क्या करेंगे कि परचेजिंग अभी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन फ्यूचर में हमारा जो परचेजिंग कैपेसिटी है इनकम का वो बढ़ने वाला है, तो अभी नहीं खरीद करके वो नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे। तो इसी को हम लोग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। और जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा करके इसी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को एंकर करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब कि अपने हिसाब से जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा है कि अगर लेट से अगर अगर इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ जा रहा है तो क्या होगा कि लोग क्या करेंगे कि अभी डिमांड कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो जब बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा गुड्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन रशिया जो वार है वो और ड्रैग करेगा और हो सकता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़े। तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे किसी को कार खरीदना है, किसी को कुछ और खरीदना है, किसी को अगर उसको लग रहा है कि नहीं नहीं फूड का प्राइस तो अभी और बढ़ेगा, तो ऐसा करो कि 1 बोरी गेहूं के जगह पर 10 बोरी लेकर के स्टॉक कर लो। तो ये टेंडेंसीज नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास उनको पता है कि नहीं अगर मैं लोन लेने जाऊंगा 10 बोरी गेहूं खरीदने के लिए तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, तो वो 10 बोरी ना खरीद करके 1 बोरी ही खरीदेंगे। साथ ही साथ जो अ, जब ये डिमांड कम होगा तो साथ ही साथ जो भी कंपनीज है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास एक टाइम मिल जाएगा जिसके अंदर वो जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है उसको उसको मतलब स्मूथ कर सके और इस सप्लाई बढ़ा सके। इस केस में फॉर एग्जांपल जैसे अगर यूक्रेन रशिया है तो अगर मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया और लोगों का डिमांड कम है, ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी डिमांड बढ़ जाए। तो एक टाइम पीरियड मिल जाएगा, उसमें क्या होगा कि चलो वीट यूक्रेन से नहीं मतलब कहीं और ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। लेट्स से कि अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, साथ ही साथ गैस है तो गैस कोई और कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर ले, तो हो सकता है कि जो सप्लाई डिमांड का गैप है इस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो मैच कर जाए। तो ये एक तरह से एक ये हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि चलो एक टाइम पीरियड मिल जाएगा जिसके बेसिस पर जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सकता है। ऐसे जो गवर्नमेंट्स हैं वो मेज़र ले सकती है। तो ये था इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो यही कारण है कि इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बढ़ा रही हैं। उनको पता है कि हम इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन वो एंकर कर रही है। आप यहाँ पे जो वर्ड है वो ध्यान रखना, एंकर कर रही है। ठीक है, एंकर मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही है कि जो फ्यूचर का जो इन्फ्लेशन वो हमारे हिसाब से हो। तो यही कारण है इंटरेस्ट रेट हाइक का। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस